बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया है। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग टॉपिक्स पे चलेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं जी। जी जनाब, पहला क्वेश्चन है जी हमारा, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है जी? टू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। किसी भी बॉडी का मीन पोजीशन पे जो टू एंड फ्रू मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है, इसमें बॉडी जो है वो एक ही पॉइंट के गिर्द मूव करता है और अपने मोशन को बार बार दोहराता है। आपको याद होगा, ये मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये स्पोर्ट है जी। तो अगर इसके साथ हम लोग एक बॉब लटका दें और जब इसको हम पॉइंट ए पे ले जाके बॉब को छोड़ेंगे तो ये बॉब किधर आएगी? पॉइंट ओ पे, और इनर्शिया की वजह से चली जाएगी पॉइंट बी पे और फिर वापस आएगी पॉइंट ओ पे। तो जब इस बॉब को हम लोग रिलीज़ करेंगे तो ये पॉइंट ए और बी के दरमियान मूव करती रहेगी। तो ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो उसके बारे में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ शराइत थी। पहली बात कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन ही होता है। जैसे मैं आपके सामने वही जो मिसाल है उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये पॉइंट ओ पे है बॉब। जब हम लोग इसको पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये पॉइंट ओ की तरफ आएगी और इनर्शिया की वजह से चली जाएगी पॉइंट बी पर। तो ये ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन ही होता है। लेकिन इसमें जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे ये देखिए, ये मीन पोजीशन है ओ, तो जब हम ए पर लेके जाएंगे तो इस पर एक फोर्स एफ लग रही है। तो जितना पॉइंट ए और ओ का फासला ज़्यादा होगा उतनी ही ये नेट फोर्स ज़्यादा होगी। और जब आप इस बॉब को रिलीज़ करेंगे तो ये नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ लगती है। जैसे देखें, जब हम इसको ए पे रिलीज़ कर रहे हैं तो ये पॉइंट फोर्स किस तरफ लग रही है? ओ की तरफ। और जब ये ओ से बी की तरफ जा रही है तो फिर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? ओ की तरफ। मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उसके बाद है जी अगला सवाल जिस पे हम लोग मूव कर रहे हैं, वो है जी, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। कि जब कोई बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसके आपने करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहली बात जी, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। कि SHM के दौरान जो बॉडी है वो हमेशा फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। और वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो ज़्यादा होती है। ये देखिए, मैं फिर इसको थोड़ा आपको
फिर मैं वो सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है उसको मैंने बनाया, ये पॉइंट ओ पे है। जब हम लोग इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे ए पे, तो ये आएगी मीन पोजीशन की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्स इसकी ए से ओ की तरफ आते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और पॉइंट ओ की तरफ होगा। और इनर्शिया की वजह से ये जो बॉब है ये चली जाएगी पॉइंट बी पर। देखें, जब ये बॉब पॉइंट बी पे जा रही है तो इसकी स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो ओ की तरफ होगा। और जब ये बी से ओ की तरफ आ रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पॉइंट ओ की तरफ होगा। तो मतलब पूरे मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये बॉब ओ पे है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा और पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और वेलोसिटी की भी कुछ ऐसे बात है कि मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ओ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मिनिमम ज़ीरो है। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि बॉब एक बार रुक जाती है और एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये हैं जनाब फीचर। तो उसके बाद जनाब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। स्टेट हुक्स लॉ, हुक का कानून जी बताएं जी। ये एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी क्या होती है कि मैं आपको सादा सी एक मिसाल दे देता हूँ स्प्रिंग की। अगर हम इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचें इस साइड पे तो ये स्प्रिंग जो है वो खिंच जाएगा, जब आप छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स हटाने से वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए या अपनी हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करे, तो ये इलास्टिसिटी है। ऐसा बॉडी इलास्टिक कहलाता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो स्टील, क्योंकि स्टील जो है वो अब वापस अपनी स्टेट में आता है और रबड़ आसानी से डिस्प्लेस होती है। तो इलास्टिक लिमिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है जी। यहाँ पे एक और जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करेंगे वो है इलास्टिक लिमिट। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सलाख है, आप इसको थोड़ा मोड़ते हैं, ये मुड़ जाती है, छोड़ेंगे तो फिर सीधी हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगा के मोड़ दें और ये परमानेंट टेढ़ी हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई है। मतलब कि इलास्टिक लिमिट किसी भी बॉडी की वो लिमिट होती है कि जिस पे फोर्स हटाएं और वो बॉडी अपनी असली हालत में वापस लौट आता है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हुक का कानून क्या है जी, इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि अगर आप इस स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो F इज़ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी को फिनिश करते हैं एक कांस्टेंट लगाकर, तो यहाँ पे हमने K यूज़ किया है और K को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका स्प्रिंग की स्टिफनेस के साथ जो है वो लचक के साथ इसका तल्लक होता है। तो ये था जनाब हुक्स लॉ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट जी। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है जी। देखिए, हमने हुक्ला अभी पढ़ा तो F इज़ इक्वल टू के एक्स, और उसमें K हम लोगों ने बोला था कि ये जो है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मैं इसका ना कलर ज़रा रेड कर लूँ, नज़र आए आपको। तो इसमें से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो F को इस साइड पे ले आएंगे तो K किसके इक्वल आ गया, Fx के। तो ये जो K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये किसकी रेशो है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो द रेशो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग टू द डिस्प्लेसमेंट X फ्रॉम मीन पोजीशन। वैल्यू ऑफ K इज़ अ मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि K की वैल्यू जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करती है। इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये था जनाब स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़ इक्वल टू F बाई X। इट्स अ सिंपल रेशो बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 है,
डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो किसी भी बॉडी को पुल या पुश बैक करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आती है। किसी भी बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर जो लेके आए वापस उसकी असली हालत में, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे फ़र्ज़ करें जनाब, ये मैंने एक स्पोर्ट बना ली है और इसके साथ ही मैंने बांधा है एक स्प्रिंग, और इस मैं स्प्रिंग सिस्टम बना रहा हूँ। अब हम इस पे एक फ़ोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग खींच जाएगा। जब आप इस फोर्स को हटाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस अपनी असली हालत में आएगा। ये मैस एम जो है छोड़ने पे ये वापस पोजीशन ओ की तरफ आता है। ऐसा किस वजह से है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। कि जब आप किसी बॉडी पे, तो मैं अ फोर्स विच ऑलवेज पुल्स और पुश बैक अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को पुल करती है या पुश करके उसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में लाती है। यहाँ पे ये मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये वाला एफ़ नहीं है, ये तो एफ़ इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देगा ना, और जो स्प्रिंग है वो तन जाएगा, वो मतलब उसमें स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच हो जाएगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब इस फोर्स को हटाएंगे तो ये बॉडी वापस आएगा अपनी कंडीशन हालत में, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो let a mass m attached to a spring is pulled through a displacement x and released. The mass will move back to mean position due to the restoring force. तो अब हम मूव करते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या है जी? सिंपल पेंडुलम बना चुके हैं हम कई दफ़ा, अभी मैंने बनाया था। सिंपल पेंडुलम जो है उसमें जनाब एक बॉब होती है जी, ये लें जी, ये एक बॉब है। ये डायग्राम कोशिश करें कि जिस शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम हो तो उसको मेंशन कर दें। एक डायग्राम आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हल कर देती है। ये एक बॉब है जिसको एक स्ट्रिंग से बांध के लटकाया जाता है। इसकी लेंथ एल ले लें और बॉब जो है उसका मैस एम ले लें। तो ये जनाब बन गया सिंपल पेंडुलम। ये वाली जो सेटिंग है, ये वाला जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक बॉब है जिसको हमने एक लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है उससे एक सहारे से लटका दिया जाता है। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन पूछी है जी, टी इज़ इक्वल टू 2πl/g। तो इसमें ये जो टी है ये जनाब है, मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, ये है टाइम पीरियड। बॉब को एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, एल से मुराद जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, और जी से मुराद आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये था जनाब सिंपल पेंडुलम। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या होता है जी? ये मैं आपके सामने ये साइड पे ज़रा थोड़ा कर लेता हूँ। ये मैं जनाब एक सिंपल पेंडुलम बना रहा हूँ। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये इसकी मीन पोजीशन है। जब हम इसको थोड़ा सा इधर ले जा के छोड़ देंगे, ये जगह कम थी तो मैंने ए पे छोड़ेंगे, तो ये वापस आएगा ओ पे। इनर्शिया की वजह से ये चला जाएगा किस पे? बी पे। तो ए से बी तक और बी से ए तक एक मुकम्मल चक्कर वाइब्रेशन कहलाता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये कंप्लीट जो राउंड ट्रिप होता है ना, ये वाइब्रेशन है। अब एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? देखें, जब हम इस बॉब को वाइब्रेट करने के लिए छोड़ेंगे, जब आप इसको ए से बी तक छोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले इसका वाइब्रेशन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बल्कि मैं इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेके आता हूँ। एक झूला है, उस झूले को जब आप धक्का लगाते हैं तो झूला मतलब ऐसे मूव करता है सिंपल पेंडुलम की तरह। तो अब आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे तो क्या होगा? उसका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ओ से या झूले की मिसाल या पेंडुलम की मिसाल मीन पोजीशन से
एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो दोनों साइडों पे हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टाइम पीरियड, राइट इट्स फार्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम। देखिए जी, बड़ा सिंपल सी बात है टाइम पीरियड। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बना लिया है एक सिंपल पेंडुलम, और ये है ओ, और जब मैं इसको यहाँ पे ले जा के छोड़ूंगा ए पे, तो ये वापस आएगी ग्रेविटी की वजह से, और ये इस पॉइंट पे आएगी बी की तरफ, ए से बी तक और बी से वापस ए तक। एक चक्कर मुकम्मल हुआ, इसे कहते हैं वाइब्रेशन। तो एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसको वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, स्मॉल टी से जाहिर नहीं करते। स्मॉल टी जो है ये टाइम के लिए यूज़ होता है, और कैपिटल टी जो है ये यूज़ होता है टाइम पीरियड, और ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सिंपल पेंडुलम के लिए टी इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट होता है। तो उसके बाद है जी फिर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आगे, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स यूनिट। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? कोई भी बॉडी जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो या वाइब्रेट कर रहा हो, एक सेकंड में वो जितने वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स होता है, और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है, और वो होता है 1/t। ये बाज़ का रिलेशनशिप भी पूछ लेता है वो। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कि अगर हम सिंपल पेंडुलम के लेंथ को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा जी? फ़र्ज़ कर लें जी हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ ले ली L, तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो होता है 2πL/g। तो L को अगर हम डबल कर दें, तो लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो अब ये वाला जो लेंथ आ रही है, ये वाली जो लेंथ है ये वाली, इसकी जगह मैं 2L पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 2π/2L/g। अगर इसमें से मैं √2 को बाहर निकाल लूँ, जो कि निकाल सकते हैं, तो T जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? √2 मल्टीप्लाइड बाई 2π, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 2πL/g अंडर रूट। तो अब देखिए ये जो इतना है 2πL/g अंडर रूट, ये टाइम पीरियड के इक्वल होता है 2πL/g अंडर रूट। तो इसकी जगह मैंने टी पुट कर लिया और √2 वैसे आ गया। तो क्या कंक्लूड हुआ जी? कि अगर हम लोग लेंथ डबल कर देंगे, जो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, √2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 1.99 सेकंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल जी फार्मूला यूज़ हुआ है, टी हमें दिया हुआ है 1.99 सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, 1/t, टी की जगह हमने 1.99 पुट कर दिया, और इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, और साथ हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लगा लिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है जी? डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, गिव एग्जांपल। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? देखें जी, फ़र्ज़ करें जी आपने एक झूला बांधा हुआ है जी, या एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये सादा पेंडुलम है, ये इसकी पॉइंट O है, जब आप इसको पॉइंट A पे ले जा के छोड़ देंगे तो ये वापस आएगा O पे, और O से B पे। क्वेश्चन ये है कि अब आप इसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा?
कुछ देर के बाद इसका जो वाइब्रेशन है वो कम से कम होता जाएगा और एक स्टेप पे आके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रुका क्यों? एयर की फ्रिक्शन है जी। आपको पता है ना, एयर की फ्रिक्शन है, उस वजह से इस पर एक फोर्स लग रही है। तो वो ऑसिलेशन सिस्टम के जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये सिंपल पेंडुलम को जब आपने बांध के लटकाया हुआ है तो वो रुक जाता है, उसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, किसकी? एयर की। इसी तरह देखें जी, झूला जो है उस पे आप बैठे झूला झूल रहे हों, तो अगर आप ना फोर्स लगाएं तो झूला इवेंचुअली जो है वो रुक जाता है। तो किसी भी सिस्टम के वो ऑसिलेशंस जिन पर कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रही हो, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। इसकी मिसाल है जी गाड़ियों का शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर आपको पता है गाड़ी के नीचे लगा होता है, पहियों के साथ ना कमानियाँ होती हैं, कुछ के शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। बाइक में भी शॉक अब्जॉर्बर होता है जिसमें वो उसमें ऑसिलेशंस को डैम्प किया जाता है कि एक ही दफ़ा गाड़ी जो है वो झटका खाती है। इसी तरह झूले का जो मोशन है वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन की मिसाल है। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन वेव मोशन। तो ये जनाब बड़ा सादा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। पानी का एक टब ले लें जी, उसमें पानी भर लें जी। पानी भरने के बाद जनाब एक अदद पेंसिल को लेके जब आप उसमें ऐसे डिप करेंगे ऊपर नीचे, तो पानी की सतह पर जो है वो इस तरह से वेव्स बनेंगी। तो ये वाला जो है ये वेव मोशन है। वेव मोशन में क्या होता है कि जब आप किसी ऐसा डिस्टरबेंस जो किसी मीडियम में जनरेट होती है, जब आप इस पेंसिल को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं हाथ की मदद से, तो आप एक डिस्टरबेंस जनरेट कर रहे हैं। और ये डिस्टरबेंस ये इसमें इस सूरत हाल में जो वाटर है वो मीडियम है, पानी जो है वो मीडियम है। तो ये जो डिस्टरबेंस है ये मीडियम में ट्रैवल करता है, और ट्रैवल के दौरान जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। मतलब अगर आप कार्डबोर्ड के पीस रख दें तो हर वाइब्रेशन के साथ जो कार्डबोर्ड का पीस है वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे अपनी जगह पे आएगा। तो मतलब क्या है कि वेव मोशन जो है वो मीडियम में एक डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस होती है जिससे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड द वेव मोशन। क्लियर जी? सादा ज़बान में ये है कि जब आप टब के अंदर पेंसिल को ऊपर नीचे डिप करते हैं तो हम एक डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, और वो डिस्टरबेंस मीडियम में आगे ट्रांसफ़र होता है। और डिस्टरबेंस जब आगे ट्रांसफ़र हो रहा है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, तो ये वेव मोशन होता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये ट्रांसवर्स वेव के साथ तय है कि अगर आप एक रस्सी जो है जनाब या स्लिंकी स्प्रिंग को बांध के जब आप लोग उसको आगे ऊपर नीचे मूव करते हैं तो कुछ ऐसे की शक्ल आती थी। तो ये देखिए कि कुछ ये जो होती है ना ये मीन पोजीशन है। तो वेव के कुछ पार्टिकल जो मीन पोजीशन से ऊपर हों, जैसे ये मीन पोजीशन से जो ऊपर हैं ये कहलाते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट होते हैं ये क्रेस्ट हैं। और जो मीन पोजीशन से नीचे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रफ। और दो एडजेसेंट एडजेसेंट जो हैं ये देखिए, ये दो क्रेस्ट का जो दरमियानी फासला है वो वेवलेंथ होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट crest or adjacent trough, TRUGH. तो in transverse wave the crest are the highest point of the particles of the medium from the mean position. mean position से particles का जो highest distance होता है वो crest है, ये mean position है ये वाली। और ट्रांसवर्स वेव में जो लोएस्ट होता है, ये वाला जो मीन पोजीशन से जो लोएस्ट डिस्टेंस है या पॉइंट होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रफ। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखिए जी, जब हम स्लिंकी स्प्रिंग, आपको पता है ना, ये एक ब्रीक लचकदार स्प्रिंग होता है, इसको जब हम अपने हाथ से पकड़ के आगे पीछे मूव करते हैं तो इसके मूवमेंट के दौरान क्या होता है, कुछ हिस्से जो हैं वो दब जाते हैं और कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये जो स्लिंकी के जो रिंग्स हैं वो दब गए हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे इनके दरमियान जो फासला बढ़ गया है उसे हम कहते हैं रेयर फैक्शन। और कंप्रेशन और रेयर फैक्शन जो होते हैं ये मिलकर बनाते हैं दोनों, मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो मजमुआ होता है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे इसमें हम मज़ीद इस पे बात कर सकेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ज़रूरी नहीं है, ये एयर में भी होता है। जब साउंड ट्रैवल करती है ना, जैसे ये मैं ट्यूनिंग फोर्क है, जब साउंड ट्रैवल करती है तो किसी जगह पे साउंड की जो लेयर्स हैं वो दब जाती हैं, कहीं जगह पे उन पे प्रेशर कम होता है। तो साउंड भी ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। व्हेन अ स्लिंकी अटैच टू अ स्लिंकी, यू नो कि वो एक स्प्रिंग होता है बिल्कुल नाजुक सा, अटैच टू अ स्पोर्ट एंड वी होल्ड इट वन एंड मूव हैंड बैक एंड फोर्थ, then the region where loop of the spring is close together are called compressions. The region where loop of slinky are far from each other are rarefaction. और ये कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साथ अटैच है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द प्लेस वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशन and the points where the particles of the medium are far from each other are known as rarefaction। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, गिव एग्जांपल। जी देखें जी, हमें स्पेस में आवाज़ नहीं सुनाई देती। अगर गाड़ी का शीशा बंद हो अच्छी तरह से और बाहर से बोलें तो अंदर आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसा क्यों है? साउंड वेव्स को गुजरने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर वो मटीरियल मीडियम मौजूद नहीं है तो साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल तो करती नहीं करेंगी, बल्कि आपको सुनाई नहीं देंगी। द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। बड़ी सादा सी डेफिनेशन है जी। जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, वो मीडियम एयर हो सकती है, वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। वेव प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर सरफेस जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जैसे ये देखिए कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, तो ऐसे मतलब बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लेकिन वेव की डायरेक्शन ये है। तो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो भी उसके क्या होगी, बैक फोर्थ मूव कर रहे हैं। तो ये वाली जो मोशन है इसे हम कहते हैं ये पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करते हैं वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में। तो ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन होता है वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये वेव ट्रैवल कर रही है जी आगे की तरफ इस तरह से। तो ये वाली जो वेव है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। पार्टिकल्स का मोशन देखें, अप डाउन, और इधर क्या है अप। पार्टिकल जो हैं वो वेव की डायरेक्शन की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव। इन ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं। ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
ये इफेक्ट ज़रा थोड़ा टाइम ले रहा है, नेक्स्ट में इसको फिनिश कर देंगे। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो गिव एन एग्जांपल। देखें जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। रेडियो वेव्स जो हैं ये भी स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं, सूरज की रोशनी लाइट वेव्स की सूरत में आती है। तो ये हीट वेव्स जो सारी जो हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बाज़ का वो पूछ लेता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में क्या फ़र्क है। तो सिंपल सा आंसर है जी, मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मैकेनिकल मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है जी वही आ गया जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वही बात है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे मूव करते हैं। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उन्हें मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, उसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स मैकेनिकल वेव्स की मिसाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको प्रोपोगेशन के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसकी एग्जांपल है लाइट वेव्स और हीट वेव्स। लें जी, उसके बाद है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वेव की डायरेक्शन के साथ आगे पीछे मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर मोशन होता है पार्टिकल्स का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में जो है वो करती हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल थोड़ा करता हूँ, ये देखिए, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशर की सूरत में, और ये वाली जो वेव्स होती हैं ये क्रेस्ट और ट्रफ्स की सूरत में मूव करती हैं। तो ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं जी। डिफाइन वेव इक्वेशन एंड राइट इट्स फार्मूला। जी ये वाली जो इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन है। और ये जनाब किस किस के दरमियान शो कर रही है। इसमें जो v है वो है जनाब वेलोसिटी, और ये जो f है ये है जनाब फ्रीक्वेंसी, और जो लैम्डा है जनाब इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ का जो दरमियानी फासला है ये वाला, अगर इसको हम मीन पोजीशन मान लें तो ये वाला जो फासला होता है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और ये लैम्डा होता है। तो ये वेव इक्वेशन है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 24, कहता है जी वेव इक्वेशन को ड्राइव कीजिए या शो करें जी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये वाला जो फार्मूला है ये तो बड़ा ही मशहूर है, बदनाम ज़माना फार्मूला है। वेलोसिटी डिवाइडेड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा जी, अगर हम इस बात को वेव में ले जाएं तो वेव जो है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है जी, जब टाइम t हो तो वेव लैम्डा फासला वेवलेंथ के मुताबिक एक वेवलेंथ जितना फासला तय करती है। इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो एक क्रेस्ट से एक ट्रफ तक जाने में वेव को जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड एक मुकम्मल वेव बनती है। तो इसमें जो डिस्टेंस तय होता है वो वेवलेंथ होता है लैम्डा के इक्वल। तो डी की जगह मैंने लैम्डा पुट कर दिया, टी की जगह टाइम पीरियड पुट कर दिया। अब हमारे पास ये एक रिलेशन है, टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होता है 1/f के। तो ये मैंने 1/f की वैल्यू को पुट किया टी की जगह, लैम्डा वैसे का वैसे आया। कैपिटल टी की जगह 1/f पुट किया तो ये f ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया v/f लैम्डा। तो उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठहरें 24 वही था।
मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई, नहीं जी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। के रिपल टैंक जो है वो जी एक डिवाइस है जिससे हम लोग जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग रिपल टैंक के ज़रिए हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये जनाब हम ले लेते हैं एक ग्लास स्लैब, ये एक मीडियम है। तो जब वेव इस मीडियम से इस मीडियम में दाखिल होगी तो जब ये मिरर में जाएगी तो ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। वाटर वेव्स के साथ भी ऐसे ही होता है। तो जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कोई एंगल बनाते 90 के एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो डायरेक्शन जो है ट्रैवल की वो चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डिफ्रैक्शन क्या होता है जी। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द कॉर्नर्स। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये जनाब एक रुकावट है, समझ लें जी ब्रिज है, और ये जनाब पानी की वेव्स आ रही हैं, और जब ये इस ब्रिज से बाहर गुजरेंगी तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी इस तरह से कि अगर वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए, ऑब्स्टैकल रख दें, तो वेव्स किनारों से मुड़ जाती हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टैकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बड़ा सादा सा है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले ये देखें, अगर एक शाइनी सरफेस हो तो अगर ये एक रे आ रही है लाइट की तो ये इससे बाउंस होके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी हम लोग, रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने आपके सामने बनाया ये लाइट का है। तो इसी तरह होता है कि अगर वेव्स आ रही हैं और उनके रास्ते में आप जनाब कोई रुकावट रख दें, रुकावट से टकरा कर ये वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएंगी। तो और ये बिल्कुल रिफ्रैक्शन के जो असूल हैं उनको माप के मुताबिक होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराएं, ये नॉर्मल, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम ये वाटर वेव्स के लिए भी ट्रू है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनका भी होता है। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bound back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This process is called reflection of waves. Angle of incidence क्या होता है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेव आके टकरा रही है, पॉइंट ओ है, तो ये वाली जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे ये वाली जो वेव्स आके टकरा रही हैं ये इंसिडेंट है वेव्स हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये वाली जो होती हैं ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है वो आर होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताते हैं कि आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। तो वाटर वेव्स के लिए भी ये ट्रू है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 29, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ रिपल टैंक। जी रिपल टैंक का स्ट्रक्चर बताइए जी। रिपल टैंक में आपको पता है जी एक ट्रे होती है जो शीशे की बनी होती है, जिसको तकरीबन ज़मीन से कोई आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है। तो अब मैं उस तरह से ड्रा तो नहीं कर सकता, तो लेकिन वो आपकी बुक पे है, डायग्राम देख लेना। रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्रे हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल। जो टेबल से कोई आधा मीटर ऊंची होती है, इस पे एक मोटर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मोटर, तो मोटर है विच एक्ट एज अ वाइब्रेटर, वो वाइब्रेटर के तौर पे मूव करती है।
और वो प्रोड्यूस करती है वाटर वेव्स। और इसके ऊपर जनाब एक लाइट बल्ब होता है जो, और इसके नीचे हम कोई भी स्क्रीन रख लेते हैं, तो वो जो लाइट बल्ब की रोशनी पड़ती है तो जो वेव्स होती हैं अंदर वो इधर हमें डार्क और ब्राइट पैटर्न की सूरत में ज़ाहिर होती है। अ लाइट बल्ब इज़, बल्ब के स्पेलिंग मुझे गलत लग रहे हैं। लाइट बल्ब इज़ हंग ओवर द ट्रे, उसको ट्रे के ऊपर लटकाया जाता है। द वेव्स आर शोन एज लाइट एंड डार्क पैटर्न ऑन द स्क्रीन पुट बीनीथ द ट्रे। तो रिपल टैंक में एक ग्लास ट्रे है, एक वाइब्रेटर है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक स्क्रीन है जी। लें जी, इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए, लेकिन बाज़ का न्यूमेरिकल्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए जो है वो फिर मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा, तो उसमें भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।